हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सीए डॉक्टर अमित खांडल, आपका दोस्त, आपका टीचर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दिस इज 30 मार्क्स इन योर सीएस प्रोफेशनल एग्जाम। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 30 मार्क्स हैं, इन्हें आप बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पता है कि 70 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये जो 30 मार्क्स होते हैं, दिस इज फॉर डायरेक्ट टैक्स। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये दिखने में 30 मार्क्स हैं, लेकिन सीएस इंस्टीट्यूट ने इसमें जो मैटर दिया हुआ है वो सीए फाइनल का जो 100 नंबर का पेपर है डायरेक्ट टैक्स का, उससे कम नहीं है। मतलब आप लोगों को 100 मार्क्स में पूरा जीएसटी का सिलेबस दे दिया गया है, कस्टम पूरा 10 मार्क्स का दे दिया गया है, और डायरेक्ट टैक्स में भी बहुत सारी चीजें आपको दे दी। बस इन्होंने एक छोटा सा एहसान किया है हमारे ऊपर कि जो हेड्स ऑफ इनकम है वो इसमें नहीं दिए, कंप्यूटेशन दे दिया, एलएलपी का, फर्म का, कंपनी का, जीएआर के रूल्स दे दिए। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये सारे असेसमेंट आप कब कर सकते हो भाई? जब आपको पहले हेड्स ऑफ इनकम का नॉलेज हो। तो दोस्तों, हेड्स ऑफ इनकम अगर आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव लेवल पर तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं डियर, एक बार आप उनका रिव्यू कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको जो हेड्स ऑफ इनकम है उनके वीडियो शेयर कर दूंगा। दिस इज नॉट इन योर कोर्स, आई नो, लेकिन मुझे बताओ डियर, असेसमेंट करने के लिए वो सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो 30 मार्क्स के लिए हम कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन है, बड़ा भाई होने के नाते, आपका टीचर होने के नाते, अगर आप मुझे मानते हो, सजेशन ये है भाई कि डायरेक्ट टैक्स में होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत कुछ अगर आप पढ़ने लगोगे तो 70 मार्क्स पर आपका फोकस नहीं रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं भाई, हम 30 मार्क्स को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि हम कम पढ़कर ज्यादा स्कोर कर सकें। देखो, ज्यादा पढ़कर कम स्कोर करना गलत बात है, या ज्यादा पढ़कर बराबर स्कोर करने में भी मजा नहीं है। मजा कब है? जब कम पढ़ना पड़े और स्कोरिंग ज्यादा हो। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं डायरेक्ट टैक्स में जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप जब डायरेक्ट टैक्स को स्टार्ट करते हो, दिस इज इन योर सिलेबस 30 मार्क्स। तो दोस्तों, आपको अपनी शुरुआत कहां से करनी चाहिए? आपको सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें तो लास्ट ऑफ द ईयर्स आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, मिनिमम टू मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर बार आया है, मिनिमम है ये, इससे कम तो कभी नहीं आया। मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। और आपको ये जानकर बहुत वंडर होगा कि कभी इसमें 20 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर दोस्तों मैं एवरेज निकालूं तो 10 से लेकर 15 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में इंटरनेशनल टैक्सेशन में से आते हैं। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, 30 मार्क्स में से अगर 10 से 15 नंबर ये चैप्टर कवर कर लेता है, तो मुझे बताओ क्या हमें इसे पहले नहीं पढ़ना चाहिए? हां सर, हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंटरनेशनल टैक्सेशन सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा, और आपको इसी चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से इन एवरी अटेम्प्ट आईसीएसआई इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। तो आप लोग ये सोचो कि मैं सारे चैप्टर्स पर कमांड बना लूं, भैया पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, इन्होंने बोला 30 मार्क्स है, लेकिन आपको 100 नंबर का मैटर दे रखा है, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो करिए, ठीक है सर, स्टार्ट कर दें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, चलो चलो जी, स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, ये सारी क्लासेस मैं आप लोगों को आपका जो स्टडी मैट है उसी से करवाऊंगा, और मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा कि भाई क्या क्या चीजों पर आपको फोकस करते हुए चलना है, राइट। और इसके बाद हम स्कैनर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन होता क्या है? व्हाट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन? क्या होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन? दोस्तों बात क्या है मैं समझाता हूं आपको। हमारा देश है इंडिया, भारत, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, है ना। तो ये मेरा देश है भारत, जिसको आप इंडिया बोलते हो, राइट। और ये देश है यूएसए, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि ट्रांजैक्शन होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया में और यूएसए के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। अच्छा दोस्तों, ट्रांजैक्शन इस तरीके से किए जाते हैं कि इंडिया की सरकार को चूना लगाया जा सके। डू यू नो चूना लगाना? चूना लगाने का मतलब होता है दोस्तों कि इंडिया की गवर्नमेंट को उस ट्रांजैक्शन के करने से लॉस होता है, उसका जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन को करने से इंडिया की सरकार को नुकसान होगा, इंडियन गवर्नमेंट को लॉस बियर करना पड़ेगा, तो दोस्तों इंडिया की सरकार चुप नहीं बैठेगी। सर नुकसान कैसे होगा, चूना कैसे लगाया जाएगा, जरा बताओ तो सही, चूना लगाने का तरीका क्या है? दोस्तों चूना कैसे लगाया जाता है? चूना का मतलब होता है कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऊपर से हमारा नाम भी नहीं लेते, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है, मैं बताता हूं चूना कैसे लगाते हैं। क्या होता है डियर, जैसे कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, है ना, ये कोई कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, राइट। और एक दूसरी कंपनी है एक्स लिमिटेड की ही, वाई लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड क्या है जी, आपस में एसोसिएटेड है। क्या है? एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब है जी कि उनमें आपस में कोई रिलेशन है। अच्छा दोस्तों, जहां रिलेशन होता है ना, वहां गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब मान लो किसी ट्रांजैक्शन पर इंडिया में टैक्स की रेट 30% है और यूएस के अंदर 10% है टैक्स की रेट, क्योंकि हर कंट्री का टैक्सेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब इंडिया में टैक्स की रेट माय डियर फ्रेंड 30% है और यूएस के अंदर टैक्स का रेट 10% है। तो आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर रिवेन्यू को कम दिखाने की कोशिश करोगे और यहां पर आप एक्सपेंडिचर को ज्यादा दिखाने की कोशिश करोगे। जब आप रेवेन्यू कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो कम प्रॉफिट पर ज्यादा रेट से टैक्स देना है, तो आप खुश हो। इधर आप एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाओगे, सॉरी, इधर आप एक्सपेंडिचर आपका कम होगा, क्योंकि जो मान लो इंडिया की कंपनी यूएस की कंपनी को कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, कोई सर्विस सेल कर रही है, तो उसने क्या किया जी, $10,000 में सेल दिखाई, जबकि उसकी प्राइस $20,000 थी, लेकिन रेवेन्यू को कम करने के लिए सेल $10,000 दिखाई। अच्छा, इसके लिए एक्सपेंडिचर $10,000 होगा, खर्चा कम दिखेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, बढ़े हुए प्रॉफिट पर 10% टैक्स देना है और इधर कम होने वाले प्रॉफिट पर 30% देना है, तो ये तो आपके लिए भाई फेवर वाली बात हो गई ना। तो ऐसे हम गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे हम गवर्नमेंट को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इसी पर्पज के लिए ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है ना। बिल्कुल, सिखाओ सिखाओ चूना कैसे लगाते हैं। अरे मैं वो चूने की बात नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे करके फिर यूं करते हैं, चैनी खैनी चैन से मजा लो, ये वो चूना नहीं है। समझ गए क्या बात? क्लियर है? हाँ सर। सर एक बात बताओ, तो अब क्या होगा
दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट अपनी नजर रखेगी। देखो मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूं, आपके दिमाग में इस चैप्टर की एक इमेज बना रहा हूं। गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजैक्शंस पर अपनी नजर रखती है डियर, अपनी नजर रखती है गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजैक्शंस पर। और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, इनकी जो प्राइस होती है, इस प्राइस पर हमेशा फोकस रखती है कि भाई ये लोग कितने पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और दोस्तों यहां पर ट्रांसफर प्राइस भी बोलते हैं इसको, ट्रांसफर प्राइसिंग। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसकी प्राइस को चेक करना जरूरी है और सरकार उसकी एएलएम निकालती है। सर अब ये एएलएम क्या चीज होती है? आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ मेथड्स होते हैं जिससे एएलएम प्राइस निकाली जाती है। सर एएलएम का क्या मतलब होता है? दोस्तों एएलएम का मतलब होता है आर्म लेंथ, मतलब खुले दिल से, खुले हाथों से, जैसे अपन हैंडशेक करते हैं ना, आर्म लेंथ मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। भाई जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो फेयर होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? फेयर होना चाहिए, है ना। देखो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कई कंपनीज देखो ऐसे भी कर सकती है। क्या सर ऐसे कैसे? मतलब अभी समझाता हूं ऐसे कैसे। देखो कई कंपनीज ऐसे भी कर सकती है, जैसे सपोज करो इंडिया में 30% रेट है और यूएस में 10% रेट है। अब वो दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं, वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं, राइट, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वो सब क्या करेंगे दोस्तों? वो सब क्या करेंगे? सर विजिबल नहीं हो रहा ब्लैक पे, मत लिखो। अब सुनो डियर, मेरी बात सुनो। इंडिया की कंपनी को अपना प्रॉफिट कम दिखाना है। इंडिया की जो कंपनी है उसे अपना प्रॉफिट कम दिखाना है और यूएस में आप प्रॉफिट को ज्यादा दिखाओगे। तो जैसे मान लो इंडिया की कंपनी में कोई एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर आप मोर मतलब ज्यादा पर बुक करोगे। अच्छा, जो इंडिया की कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर होगा वो यूएस की कंपनी के लिए सेल्स होगी। तो आप क्या करोगे? यहां सेल्स ज्यादा दिखाओगे, ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उस प्रॉफिट पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, जो सेल आप यूएस में दिखा रहे हो ज्यादा, वो इंडियन कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेंडिचर जब ज्यादा पर बुक होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उस प्रॉफिट कम पर हमको 30% देना पड़ेगा। वाओ! तो ऐसे भी डियर हम भारत सरकार को चूना लगा सकते हैं, हम इंडिया की गवर्नमेंट को चूना लगा सकते हैं। तो चूना लगाना समझे? यस सर, बिल्कुल समझ गए, बहुत बढ़िया। चूना अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो डियर। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। सर कैसा कैसा, सर कैसा कैसा, बताता हूं, रुको ना, एक मिनट रुको। जय माता दी, जोर से बोलो भक्तों, जय माता दी। सुनो मेरी बात, कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है, जैसे सपोज करो ये इंडिया की कंपनी है ना, और एक यूएस की कंपनी है, दोनों आपस में एसोसिएटेड है। देखो चूना तभी लगेगा जब दोनों एसोसिएटेड होंगी, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो फिर चूना कैसे लगेगा? आप टेंशन मत लो, मैं आपको एसोसिएटेड का मतलब भी समझाऊंगा। अब इंडियन और यूएस में देखो कभी कभी ऐसे भी होता है। आज आप पहले ओवरव्यू ले लो यार एक बार। देखो ये जो वर्ड्स है ना आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आज आप इनको थोड़ा थोड़ा समझ लोगे। अब देखो मेरी बात सुनो, कई बार है ना ऐसे भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में 30% रेट है और इंडिया में 10% रेट है। अब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हो, वो आपकी सिस्टर कंसर्न है। तो कई बार प्रॉब्लम ऐसे भी होती है कि जैसे मान लो हम यहां सेल्स को ज्यादा दिखाना चाहेंगे,
क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट कम है और हम जो यहाँ सेल्स दिखाएंगे वो यूएस के लिए एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखेगा तो यहाँ प्रॉफिट कम होगा और कम पर 30% लगेगा। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जब सेल ज़्यादा दिखाओगे तो इंडियन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट पर इंडियन गवर्नमेंट को फायदा होगा क्योंकि आप चलाकर ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो भारत सरकार को इससे क्या लॉस है। लेकिन डियर देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शन भी आर्म लेंथ प्राइस पर तो नहीं है, क्योंकि आप अपनी सेल्स यूएस के अंदर ज्यादा शो नहीं कर रहे हो, आप इंडिया में सेल्स ज्यादा शो कर रहे हो, यूएस के लिए खर्चा हो गया डियर, तो यूएस की सरकार को चूना लग रहा है। मुझे बताओ डियर, यहां पर भी प्राइस तो फेयर नहीं है। मुझे बताओ क्या इस चैप्टर के रूल्स यहां लगेंगे? क्या ट्रांजैक्शन को एएलपी पर निकाला जाएगा जो आर्म लेंथ प्राइस होती है? क्या एएलपी यहां निकालना जरूरी है? क्या इस चैप्टर के प्रोविजंस को लगाया जाएगा? मुझे बताओ ना। नहीं लगेंगे। अरे इतने चोर, इतने बदमाश लोग हैं। पता है क्या कहते हैं? अगर आर्म लेंथ प्राइस ना लेने पर इंडिया की सरकार को बेनिफिट होता है तो हम उस आर्म लेंथ प्राइस को बेस नहीं बनाए। अगर एएलपी को लेने से भारत सरकार को नुकसान होता है, कैसे होता है कि भाई अगर हमने एएलपी ले ली तो इंडियन कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा और यूएस की जो सरकार है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमें क्या मतलब यार, यूएस जाए बाढ़ में, अपने को क्या मतलब? हमको तो बस अपने से मतलब है जी, हम तो बड़े स्वार्थी लोग हैं। जब जब भारत सरकार को नुकसान होता है, अगर एएलपी पर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, एएलपी मतलब भैया आर्म लेंथ प्राइस, फेयर प्राइस, अगर फेयर प्राइस ना लेने से भारत सरकार को नुकसान होता है तो इस चैप्टर के प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे भाई, और हम जो प्रॉफिट निकालेंगे वो एएलपी को बेसमान कर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर किसी एएलपी को लेने से भारत सरकार को बल्कि नुकसान होता है, नहीं लेने से फायदा था, तो भैया फिर हम उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को मानने के लिए तैयार हैं। फिर हमें ऐसी एएलपी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो अब हम कहेंगे नहीं ना जी, एएलपी खराब है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना वो बहुत अच्छी है। आप मेरी बात समझे? यस, बिल्कुल मित्रों। हाँ जी, तो दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए क्या? हाँ सर, हम आपकी बात को समझ गए। तो दोस्तों देखो, एक तो हमें इस चैप्टर में है ना एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मीनिंग समझना पड़ेगा कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस हम किसी को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कब बोलते हैं। एक तो ये बात हमको इस चैप्टर में समझनी पड़ेगी, राइट। दूसरी बात, ये जो एएलपी होती है आर्म लेंथ प्राइस, ये कैसे कंप्यूट की जाती है, इसके कितने मेथड होते हैं डियर, वो मेथड हमको सीखने पड़ेंगे। 4 या 5 मेथड हैं डियर। कप मेथड होता है, कंपेरेबल अन प्राइस मेथड, टैक्स, बहुत सारे मेथड हैं, कॉस्ट प्लस मेथड है, कई मेथड है डियर जिनसे एएलपी कंप्यूट होती है। तो ये मेथड हमको सीखने पड़ेंगे। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दोस्तों, कई बार एग्रीमेंट हो जाता है, हम सरकार के पास ही चले जाते हैं कि देखो सरकार हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है और हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप हमें शक की नजर से देखोगे क्योंकि सामने वाला एसोसिएटेड है, तो आप ही बता दो कि प्राइस क्या रखनी है। एक एडवांस एग्रीमेंट होता है दोस्तों। तो एडवांस एग्रीमेंट क्यों कराया जाता है कि देखो बाद में नाटक नहीं, सरकार जो है आप अभी बता दो क्या प्राइस, आप बता दो चलो क्या प्राइस रखें हम। तो ये ऑप्शन भी इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो हम पहले से सरकार के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं सरकार पहले से ही बता दो पहले से ही, बाद में ये जो नानुकुर है ना ये नहीं चलेगा, क्योंकि बाद का नानुकुर डियर बहुत खराब होता है। हाँ सर, बिल्कुल, हाँ
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फायदा होना चाहिए, लॉ गया डैश डैश डैश। अब ये मत पूछना डैश 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 का क्या मतलब है। लॉ की तो डैश 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 बताओ। मतलब इनको जहां फायदा होगा ना वहां एएलपी को पूछेंगे भी नहीं है, और जहां इनको नुकसान होगा वहां ये एएलपी लगाने आ जाएंगे। बताओ कितनी गंदी बात है। गवर्नमेंट भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जी के जी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। अब है ना, आप मेरे से एक चीज पूछोगे, सर ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो जिसमें हम ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब एक फेयर प्राइस को तय करना, पता करना। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजंस होते हैं सर, ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स पर भी एप्लीकेबल होते हैं क्या? मतलब जैसे हम विदेश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, हम अपने देश के अंदर ही कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मतलब हमारी कोई सिस्टर कंसर्न है और उसके साथ हम इंडिया के अंदर ही कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और हम उसको कम प्राइस पर कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी ये चीज़ लगेगी? सर इंडिया में तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर एक बात बताओ, इंडिया में कैसे लगेगा? सर एक बात बताओ, इंडिया में तो कैसे लगेगा? सर हमें तो ये बात बिल्कुल भी मतलब हम एग्री नहीं कर रहे। एक बात बताओ डियर, एक कंपनी एक्स लिमिटेड भी इंडिया की है और वाई लिमिटेड भी, दोनों कहाँ है? भारत देश में है। यहाँ भी 30% है, यहाँ भी 30% है। तो आप रेवेन्यू कम ज़्यादा करोगे तो की फर्क पड़ जाएगा। एक कंपनी का रेवेन्यू कम होगा तो दूसरी का बढ़ जाएगा, तो टैक्स तो इंडिया में ही देना है, पैसे तो सरकार को ही जाने हैं। इंडिया में एक कंपनी का कम करोगे तो दूसरे का बढ़ जाएगा, तो टैक्स तो भारत सरकार को ही जाना है, सबका मालिक एक है। तो बताओ डियर, जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्या वहाँ पर भी एएलपी निकाली जाती है? क्या वहाँ पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? बोलो डियर, बोलो बोलो जी, बोलो बोलो, बोलते काई नहीं हो? अरे बोलो ना, बोलते काई नहीं हो भाई। जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्या उनके अंदर भी एएलपी निकाली जाएगी? क्या वहां पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल होंगे? बोलो ना, बोलो। रितिका जी बोलो, आप ज्यादा मीनिंग मत ढूंढो, एक तो चुपचाप से बताओ मेरे को। होंगे सर, कैसे होंगे? दोनों जगह 30% कैसे होंगे? मैं बताता हूं डियर, मैं बताता हूं। आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव लेवल पर कुछ सेक्शन पढ़े होंगे, मैं केवल उनका नाम बोलना चाहूंगा। मैं आपसे एक भी सेक्शन नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हो। सर पूछना नहीं पूछ रहा। दोस्तों याद करो, आप सेक्शन पढ़ते थे ATIA, IB, IC, नहीं पढ़ते थे? सेक्शन 10 जिसमें एग्जम्पशंस वगैरह आती थी। बताओ कितने? अब मुझे एक बात बताओ, वहां क्या होता था? जैसे मान लो आपने सेज पढ़ा, अब सपोज करो एक यूनिट आपकी सेज में है और दूसरी यूनिट आपकी DTA में है, दोनों आप ही की यूनिट है। यहां पर अलग यूनिट है, यहां पर अलग यूनिट है, लेकिन दोनों आप ही की है, दोनों के शेयर होल्डर डायरेक्टर कॉमन है। तो आप क्या बदमाशी कर सकते हो? आप बदमाशी ये कर सकते हो भाई, सेज के अंदर 5 साल तक मान लो 100% इनकम टैक्स में आपको एग्जम्पशन है, आपके प्रॉफिट पर 100% एग्जम्पशन मिलेगी 5 साल तक, लेकिन DTA में तो 30% टैक्स लगेगा। तो आप क्या बदमाशी करोगे कि आप DTA वाली यूनिट के खर्चों को ज्यादा दिखाओगे और जो सेज वाली यूनिट है उसकी इनकम को बढ़ा दोगे। अब आपने सपोज करो सेज यूनिट से कोई सेल करी DTA यूनिट को, तो जब आप सेज यूनिट से सेल ज्यादा पर दिखाओगे तो यहां पर रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यहां का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाए तो की फर्क पैदा है जी, 5 साल तक टैक्स ही नहीं देना। लेकिन इधर जो DTA यूनिट है उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, जब उसके खर्चे बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, जब कम आएगा तो 30% कम पे देना पड़ेगा। अरे वाह, मजा आ गया। उधर सेज में टैक्स लग नहीं रहा, DTA का भी प्रॉफिट कम कर लिया,
तो दोस्तों जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पर एक यूनिट को जबरदस्त एग्जम्पशन मिल रही होती है, दूसरी यूनिट को कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रही होती है, तो हम आपस में जो इंटर ट्रांजैक्शंस करते हैं वो भी हम कई बार बड़ा चढ़ाकर या कम करके दिखाते हैं, जिससे सरकार को चूना लगाया जा सके। तो सरकार के चूना केवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ही नहीं लग सकता, डोमेस्टिक में भी लगाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ट्रांसफर प्राइसिंग का जो लॉ है वो नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो हमारे देश में कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारे नहीं, स्पेसिफाइड जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। वहां पर भी हमें एएलपी निकालनी पड़ती है। राइट, बात समझ में आई? हां सर, बहुत जोर से आई, बहुत जोर से आई। सेज वाले पे तो लगने ही चाहिए, वो तो अलग गोला है, सेज में कुछ नहीं लगना, इतनी एग्जम्पशन है वहां। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत जोर से समझ गए होंगे। हाँ सर, हम समझ गए। तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर भी लगेगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को क्लियरली समझ गए होंगे। चलो जी शुरू करते हैं दोस्तों। आज शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणेश जी महाराज, हमारी ये कामना पूरी करो, हमारा चैप्टर बढ़िया से याद हो जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे चूना, ऐसे चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बताता हूं। शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहली बात आपको पता है डियर, मल्टीनेशनल ग्रुप्स बन रहे हैं। मल्टीनेशनल ग्रुप्स है ना, आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं कंट्रीज में। आप हाईलाइट कर सकते हो इन चीज़ों को। उससे ट्रांजैक्शंस के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हेन टू और मोर एंटरप्राइजेस, जब दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेज होती हैं बिलोंगिंग टू द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप, प्रॉफिट डिराइव बाई सच एंटरप्राइजेस कंट्रोल्ड बाई द मल्टीनेशनल ग्रुप। दोस्तों ये जो मल्टीनेशनल ग्रुप होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों। राइट, बहुत ज़्यादा आती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको सेक्शन 92 से लेकर और 92F तक पढ़ना पड़ेगा। और ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सब आप लोगों के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आते हैं। तो 92 से लेकर और 92F तक के सेक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ट्रांसफर प्राइस का क्या मतलब होता है दोस्तों? ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है प्राइस, चूना चूना ओ चूना, चूना चूना ओ चूना, न जाने कब तूने किया। ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस विच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर टू अनदर और फ्रॉम वन कंपनी to another associated company. Transfer price affect the revenue of transferring division and cost of receiving division. एक ट्रांसफरिंग डिवीजन होता है, एक रिसीविंग डिवीजन होता है। एक यूनिट माल बेचेगी, एक यूनिट माल खरीदेगी। अरे दोनों एक ही जने की है। एज अ रिजल्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैनेजरियल परफॉर्मेंस, ये सब इफेक्टेड होंगे डियर, सब चीजें इफेक्टेड होंगी। इसके लिए दो छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे एटी एंड कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं,
एक यूनिट ऑटोमोटिव बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरी कंपनी इंडस्ट्रियल ट्रक बनाती है। अब एक बात बताओ भाई, एक कंपनी बैटरी बनाती है, दूसरी कंपनी ट्रक बनाती है, क्या ट्रक में बैटरी यूज होती है? यस, बिल्कुल होती है। तो जब यूनिट एक्स बैटरी की सप्लाई यूनिट वाई को करेगी, जब यूनिट एक्स बैटरी की सप्लाई यूनिट वाई को करेगी, तो दोस्तों इन दिस सिचुएशन ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म इज यूज, क्योंकि आप उसकी प्राइस को इफेक्टेड कर सकते हो चूना लगाने के लिए। तो चूना लगाने के लिए अगर प्राइस को आप इफेक्टेड करोगे डियर, तो हमको फिर ट्रांसफर प्राइस जो मैकेनिज्म है, जो ALP वगैरह निकालने की बात है, वो करनी पड़ेगी। हाँ जी, हमारे गाने आप मत पढ़ो, क्यों? चुरा लिया है मैंने भी आपकी, चुरा लिया है मैंने भी। चलो शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट, AT कंपनी एक्सपर्ट है इलेक्ट्रिकल सर्विस देने में, ठीक है, और इट इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द एसोसिएटेड कंपनी। AT कंपनी प्रोवाइड सम सर्विस टू इट्स एसोसिएटेड कंपनी। तो दोस्तों यहां पर मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रांसफर प्राइसिंग। सर ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? पहला, हेल्पफुल इन करेक्ट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। अरे दोस्तों, ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, इसका सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करते हो, उनको उनकी करेक्ट वैल्यू को डिटरमाइंड करने में, दोस्तों करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप करेक्ट वैल्यू नहीं निकालोगे जो आपके इंटर ट्रांजैक्शंस हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल जो सर्विस बनेगी, उसका हमें करेक्ट अमाउंट पता नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दोस्तों आपने टैक्स बचाने के लिए प्राइस को इफेक्ट कर दिया, लेकिन एक बात सोचो, किसी कंपनी का मालिक अगर किसी 2 यूनिट की इवैल्यूएशन को चेक करना चाहे, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहे, तो क्या वो फेयर प्राइस पर इवैल्यूएट करेगा या वो जो आपने एक डम्मी प्राइस क्रिएट करी है उस पर इवैल्यूएट करेगा? तो इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए भी ट्रांसफर प्राइसिंग इज नेसेसरी, राइट? हाँ, बहुत बढ़िया। हेल्पफुल इन कंप्लाइंग स्टैच्यूटरी लेजिस्लेशंस, दोस्तों ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है। और आपको पता है स्टैच्यूटरी जो लेजिस्लेशंस होते हैं वहां पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं आपको, तो ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत जरूरी है डियर। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इन इंडिया, इसमें ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है, हमको 92 से लेके 92F तक के सेक्शंस पढ़ने हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई 2012 के अंदर हमारे देश में जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए भी एक सेक्शन जोड़ा गया 92BA। दिस वुड हेल्प इन कर्बिंग द प्रैक्टिस ऑफ, कर्बिंग का मतलब जो गलत प्रैक्टिस है, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल डोमेस्टिक जोन टू टैक्स फ्री डोमेस्टिक जोन। इंडिया की इंडिया में डियर आप चूना लगा रहे हो, अरे इंडिया के बाहर चूना लगाओ, समझ में आता है यार, ये कितनी गलत बात है। चैनी खैनी चैन से मजा लो, घर में चूना लगा रहे हो हैं, तो घर में चूना लगाओगे डियर, भैया छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आर ऑल्सो कवर्ड हियर। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो सर अब सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा? भैया सही प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा आर्म लेंथ प्राइस पर। किस पे जाना पड़ेगा? आर्म लेंथ प्राइस पर। अब दोस्तों ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होती है मैं बता देता हूं। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है फेयर प्राइस ऑफ गुड्स, फेयर
price of goods transferred or services rendered. Fair price of goods transferred or services rendered. In other words, the transfer price should represent the price which could be charged from independent party in uncontrolled conditions. कंट्रोल कंडीशन नहीं, अनकंट्रोल कंडीशन, जहां एक दूसरे पर किसी का कंट्रोल ना हो, जहां पर दोनों इंडिपेंडेंट हो, बाइस ना हो, उस सिचुएशन में आप जो प्राइस चार्ज करते हो वो कहलाती है एएलपी। एएलपी का मतलब है भैया आर्म लेंथ, जहां दो आदमी हाथ मिलाते हैं उसको आर्म लेंथ प्राइस बोलते हैं मित्रों, भाइयों बहनों। तो आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। इन केस ट्रांसफर प्राइस इज नॉट एट आर्म लेंथ, इट मे हैव फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस। अगर हमारी ट्रांसफर प्राइस आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं है तो दोस्तों इससे होगा क्या, इससे इवैल्यूएशन रॉन्ग हो सकता है। जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है दोस्तों वो यहां पर रॉन्ग हो सकता है, वो यहां पर गलत हो सकता है। रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो भी गलत निकल सकती है, वो भी गलत निकल सकती है दोस्तों। तो रॉन्ग प्राइसिंग वाली बात हो सकती है। नॉन कंप्लाइंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ, जितने भी एप्लीकेबल लॉ होते हैं उनकी नॉन कंप्लाइंस हो सकती है, जिससे आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस लग सकते हैं। चैनी खैनी चूने का नाम है क्या? हाँ जी, चैनी खैनी चूने का नाम है। इधर आओ, चैनी खैनी चैन से मजा लो। चलो अब ये दोस्तों देखो एग्जाम्पल दिए हैं आपको। एग्जाम्पल वही है जो मैंने बताए थे कि भाई एक कंपनी की रेवेन्यू बढ़ जाएगी तो दूसरे की कम हो जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी तो उसकी बढ़ जाएगी। तो ये तीनों केसेस आप एक बार नॉर्मली पढ़ सकते हो, आपको बेसिकली पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब बताऊंगा। अच्छा कई बच्चे तो आज क्लास में ऐसे बैठे हैं, देखियो डीटी को तो बहुत खतरनाक पढ़ेंगे, आईडीटी तो चलो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, डीटी में तो भाई साहब मैं मतलब चंबल बना दूंगा, जीटी में तो मैं बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ूंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं तैयार होके, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब देखना आज से मैं बहुत खतरनाक पढ़ूंगा। जब जब नया चैप्टर शुरू होता है ना, कई बच्चे ऐसे बैठते हैं क्लास में और फिर पता चलता है अरे यार, एक दिन दो दिन करते हैं फिर अरे यार आग ही लगा देंगे चंबल बना दूंगा। चलो सुनो, तो मैं यही बात कह रहा हूं, ये जो जोश होता है ना आप में यार, इसको मेंटेन करो आप। जब भी तो मैं बार बार बोलता हूं लास्ट में, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। ये जोश एक दो दिन क्यों रहता है यार, इसको मेंटेन करो, राइट। आग लगा दूंगा, चलो लगाओ आग। तो मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, आज मैं आप लोगों को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब बताऊंगा पेपर फाड़ देंगे चलो सुनो मेरी बात सुनो। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। दो सेक्शन है डियर, 92A और 92B। एक 92A होता है और एक 92B होता है। ये दोनों सेक्शन आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दैट इज गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 92A मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। देखो हुआ ना याद, ए का मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और बी मतलब बड़े ट्रांजैक्शन। बड़े तो बड़े तो भाई इंटरनेशनली होते हैं, बी मतलब बड़े ट्रांजैक्शन। तो 92A में तो हम क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब पढ़ेंगे, और 92B में हम क्या पढ़ेंगे, बड़े ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। बड़े मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। वाओ, याद हो गया जी, याद हो गया
चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं, आप जब एएलपी को डिटरमाइन करोगे ना, आर्म लेंथ प्राइस को, तो आर्म लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं आप लोगों के कोर्स में, और उन मेथड्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन। लेकिन दोस्तों जब आप एएलपी को अप्लाई करते हो, जब आप एएलपी को अप्लाई करते हो या एएलपी को कंप्यूट करते हो, तो सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर देयर। व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू कैन फेस, आपको बता देता हूं। ट्रू कंपैरिजन डिफिकल्ट इन सर्टेन केसेस। दोस्तों क्या होता है, जैसे दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड है। अब आप कह रहे हो कि साहब इसने प्रोडक्ट जो है कम पर सेल किया है, जबकि इसकी आर्म लेंथ प्राइस ज्यादा होनी चाहिए थी। तो दोस्तों उसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है, उसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट तरीके से प्राइस को डिटरमाइन कर लो, ये कोई आसान काम नहीं है। और आप जो मेथड पढ़ोगे डियर, उन मेथड से भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एएलपी पर सही तरीके से पहुंच ही जाओगे। लेकिन कहते हैं ना यार, जितना पहुंचे उतना बढ़िया। तो एएलपी निकालने के जो मेथड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो मेथड ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट कोई मेथड है। अच्छा, कोई भी मेथड कभी भी लग सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी डियर मैं आपको बताऊं, बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है। हर बिजनेस का अपना अपना एक लेवल होता है। आप उसकी प्राइस को एक आर्म लेंथ बेस पे डिटरमाइन करो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। राइट, टांटिया आ गया क्या? अरे वो ऊपर क्या है, कुछ स्वीपर काम कर रहा है, तो उसने कुछ बजाया होगा डंडा वंडा जोर से, तो मेरे एकदम से आवाज आई। मैंने कहा ये भाई ऊपर से कौन आ गया, तो मैं डर गया थोड़ा सा। आपको बड़े मजे आते हैं, टांटिया आ गया क्या? सेकंड पॉइंट, टांटिया अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डेटा। भाई जब हम एएलपी निकालेंगे तो हमें उसके लिए डेटा चाहिएगा। मैं आपको बताऊंगा एएलपी के मेथड्स में हमको डेटा चाहिएगा। अब उस डेटा का पता करना बड़ा मुश्किल है भाई। वो आपको अवेलेबल होगा नहीं होगा, और अवेलेबल हो भी जाएगा तो भाई उसकी रिलायबिलिटी कैसे होगी, उस पर हम भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा अगरबत्ती, हम भरोसा कैसे करेंगे भाई? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ मार्केट प्राइस। दोस्तों किसी भी चीज की मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। A market price an outcome of unique negotiation. It may be possible to know the price range. मतलब आप एक प्राइस रेंज तो बता सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछे चल बता ये पेन कितने का होगा, तो आप ऐसे ही तो बताते हो यार ये 100 से लेके 120 के बीच में होगा, क्योंकि एकदम से फिक्स प्राइस बताना बड़ा मुश्किल है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द एक्चुअल मार्केट प्राइस अनलेस अ मार्केट ट्रांजेक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस, है ना? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एब्सेंस ऑफ कंपेरेबल मार्केट प्राइस फॉर इंटेंजिबल ट्रांजेक्शंस। दोस्तों आपको पता है इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन। और दोस्तों कई बार इंटेंजिबल ट्रांजेक्शंस की भी डील होती है। एक एंटरप्राइजेज सेल करेगी, दूसरी एंटरप्राइजेज को मिलेगी। तो ये जो इंटरनेशनल, ये जो इंटेंजिबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनकी मार्केट प्राइस को कंपेयर करना, डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है डियर। मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत एक मुश्किल चीज है। इंटेंजिबल ट्रांजैक्शंस की मार्केट प्राइस को निकालना एक बहुत ही मुश्किल चीज है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल। राइट, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ओ माय गॉड, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। आर्म लेंथ प्रिंसिपल में रिजल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फॉर बोथ द टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ evaluating significant number and type of cross border transactions.
दोस्तों इससे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी आ जाता है, क्योंकि जब हम एएलपी को डिटरमाइन करते हैं तो टैक्स पेयर को भी और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है डिपार्टमेंट, दोनों को डियर बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। डिपार्टमेंट के लिए इतना इजी काम नहीं है एएलपी निकालना। कल को जो ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी है वो तो कह देगी नहीं जी यही प्राइस सही है, हम तो नहीं मानते, आप निकाल के बता दो लो एएलपी क्या होनी चाहिए। अब उनके लिए तो इतना सा कहना हो गया आप निकाल दो। निकालना कोई आसान काम है एएलपी को? मजाक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है डियर, टाइम लैग। दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन अगर आज से 1 साल बाद पहले हुआ और आज डिपार्टमेंट उसकी एएलपी निकालना चाहेगा तो सोचो आज में और उस दिन के बीच में जो टाइम का गैप हो गया वो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, डियर। वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि डियर सिचुएशन हर बार बदलती है। वो गाना नहीं सुना आपने, बदल रहा है समय, वो गाना आता है ना उसका, हर घड़ी, है ना, ऐसा कुछ गाना है ना, बदल रहा है, हाँ वही। तो समय बदलता रहता है डियर। अब बदलते समय में परिस्थितियां बदलती हैं, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई? एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली दोस्तों, ये समय तो पीछे ही पड़ गया मेरे। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, ये समय तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। खुश हूं, सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं लेकिन फिर भी सबकी परवाह करता हूं। मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी। तो ये वाली बात है दोस्तों। सो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम। इसी कारण दोस्तों हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एएलपी को निकालने में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस। बाकी आगे क्लासेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा, आप मुझसे व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस। थैंक यू सो मच।